मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में तीन चीज डिस्कस करने वाला हूं। एक कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज, दूसरा आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज और तीसरा मॉड्यूलस मतलब लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे बनाते हैं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे होंगे, कॉम्पिटिटिव टाइप के प्रॉब्लम में आपको लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रहा होगा। तो लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे डिस्कस करते हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। लोकस, सबसे पहले हम लोकस से ही शुरू करते हैं। लोकस जो टॉपिक है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि लोकस क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लोकस जो है वो एक पाथ होता है। लोकस जो है वो एक पाथ होता है जो कि मूविंग पॉइंट के थ्रू बनता है। जब कभी भी कोई भी पॉइंट मूव करता है, तो वो एक पाथ का फॉर्मेशन करता है, वो एक कर्व का फॉर्मेशन करता है। जैसे गौर करें, यहां पे केवल हम चौक को रख दिए, तो यहां पे अगर चौक है तो अगर ये मूव नहीं कर रहा तो ये कोई पाथ का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये सिंपली एक पॉइंट रह जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये मूव करना शुरू किया, गौर कीजिए, ये मूव कर रहा तो ये मूव करना शुरू किया तो ये एक पाथ का फॉर्मेशन किया। तो ये पाथ का फॉर्मेशन कब हुआ? जब ये मूविंग पॉइंट मूव करना शुरू हुआ। तो जब कभी भी कोई मूव करता है तो वो एक पाथ का फॉर्मेशन करता है और उसी पाथ को हम लोकस कहते हैं। उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? लोकस। अब सवाल ये उठता है कि सर पाथ तो अलग अलग बन सकता है, कभी सर्किल बन सकता है, तो कभी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, तो कभी ट्रायंगुलर बन सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ये डिपेंड करता है कंडीशन कि आपके पास कंडीशन क्या है। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मानिए मेरे पास एक इनिशियल पॉइंट है ए, एक फाइनल पॉइंट है बी। ध्यान दें, एक इनिशियल पॉइंट है ए और एक फाइनल पॉइंट है बी, और मेरे पास तीन लोग हैं। एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू और एक का नाम है आर। ए से बी पे जाना है इन तीनों लोगों को। ए से बी पे जाना है इन तीनों लोगों को। हम यहां पे पी को बोले कि यार तुम ए से बी पे जाओ स्ट्रेट। हम यहां पे पी को क्या बोले कि तुम ए से बी पे जाओ स्ट्रेट। तो ए से बी पे वो स्ट्रेट चला गया। तो ये स्ट्रेट चला गया तो आप गौर कीजिए ये कैसा पाथ बनाया, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन किया। हम क्यू को बोले कि तुम ए से बी पे तो तुमको जाना ही है, लेकिन तुम जाओ पहले सी के पास जाओ, उसके बाद सी के पास से फिर बी के पास जाओ। हम क्यू पे क्या कंडीशन लगाए कि क्यू तुमको भी ए से बी पे जाना, लेकिन पहले तुम सी के पास जाओ, सी के बाद बी के पास जाओ। तो क्यू क्या किया? ए से सी के पास गया, फिर सी से बी के पास गया। गौर करें, ये क्यू एक ट्रायंगुलर पाथ का फॉर्मेशन किया। ये क्यू क्या किया? एक ट्रायंगुलर पाथ का फॉर्मेशन। यहां पे P और Q दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम था। यहां पे P और Q दोनों का फाइनल पॉइंट सेम था, लेकिन P एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन किया और Q एक ट्रायंगुलर पाथ का फॉर्मेशन किया। P एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन किया और Q क्या किया? एक ट्रायंगुलर पाथ का फॉर्मेशन। तो इन दोनों का पाथ अलग अलग है। अब यहां पे Q है, Q को बोले कि तुमको जैसे मन करे वैसे जाओ, तुम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन तुमको बी पे पहुंचना है। ए से शुरू करो, बी पे पहुंचो, तुमको जैसे मन करे वैसे जाओ, तुमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो क्या किया? ए से चलना शुरू किया, इस तरह से चलते चलते किसी भी तरह से चला और बी पे पहुंच गया। ध्यान दे, वो ए से चला, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। वो गया, इसका बी पे पहुंचा। तो यहां पे गौर करे, आर का भी इनिशियल पॉइंट सेम था, आर का भी फाइनल पॉइंट सेम था। पी क्यू आर इन तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम, तीनों का फाइनल पॉइंट सेम, लेकिन इन तीनों के साथ अलग अलग कंडीशन था। पी के पास कंडीशन था, पी के पास हम पी को क्या बोले थे कि तुमको ए से बी जाना है स्ट्रेट। क्यू को हम क्या बोले कि तुम पहले सी के पास जाओ फिर बी के पास जाओ, और आर को हम क्या बोले कि तुमको जो पाथ मन है उस पाथ को फॉलो करो।
तो गौर कीजिए यहां पे P के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पे Q के थ्रू एक ट्रायंगुलर पाथ का फॉर्मेशन हुआ और यहां पे R के थ्रू एक जिगजैग पाथ का फॉर्मेशन हुआ। तो ये अलग अलग पाथ है, ये अलग अलग कर्व है। तो ये अलग अलग कर्व क्यों आया? क्योंकि इन तीनों के पास जो कंडीशन था वो अलग था। तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम था, तीनों का फाइनल पॉइंट भी सेम था, लेकिन तीनों का कर्व जो बना तीनों के थ्रू, तीनों मूविंग पॉइंट के थ्रू, वो अलग अलग बना। वो अलग अलग इसलिए बना क्योंकि इन तीनों के पास जो कंडीशन था, इन तीनों को जो कंडीशन दिया गया था वो अलग अलग दिया गया था। तो लोकस जो है वो एक मूविंग पॉइंट के थ्रू बनने वाला कर्व है। ध्यान दें, लोकस जो है वो एक मूविंग पॉइंट के थ्रू बनने वाला कर्व है जो कि डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो अगर आपसे कोई लोकस का डेफिनेशन पूछे तो आप लोग कहेंगे लोकस इज अ पाथ, लोकस इज अ कर्व विच इज फॉर्म्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। याद रखें डेफिनेशन, लोकस इज अ कर्व या लोकस इज अ पाथ विच इज फॉर्म्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, जो कि मूविंग पॉइंट के थ्रू बनेगा अंडर डिफरेंट कंडीशन। लोकस में क्या होता है? लोकस में आपको कर्व का इक्वेशन लिखना होता है। लोकस में आपको क्या लिखना होता है? कर्व का इक्वेशन। हम इक्वेशन को हमेशा x और y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन को हमेशा x और y के टर्म्स में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स का लोकस पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछा जाएगा, तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछा जा रहा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सीधा x प्लस आई वाई मानेंगे। z का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, x प्लस आई वाई होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे लोकस पूछा जाएगा, आप सीधा उस कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आई वाई मानेंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में कि उस z से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ है, आप उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन को अप्लाई करने के बाद x और y के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। वही रिलेशन, वही इक्वेशन जो है लोकस कहलाएगा। आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आप उस इक्वेशन को देख के आप बता पाएंगे कि वो कौन सा कर्व है। अभी आप कर्व नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े। ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछा जाएगा, आप सीधा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानेंगे। उस z से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उस z से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, आप उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन को जैसे ही अप्लाई करेंगे आप देखेंगे x और y के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। वो जो रिलेशन होगा x और y के बीच, उसी को हम लोकस कहते हैं, उसी को इक्वेशन ऑफ द कर्व कहेंगे। कर्व अभी आप नहीं बता पाएंगे, कर्व आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद बता पाएंगे। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट z। ध्यान दें, यहां पे दे दिया फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट z ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, मतलब इस z का लोकस निकालना। जहां पे क्या कह रहा है कि विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है z माइनस 5i डिवाइड बाई z प्लस 5i, z माइनस 5i डिवाइड बाई z प्लस 5i इज इक्वल टू 1। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप लिख ले। फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। देखिए, हम अभी आपको क्या बताएं कि जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको लोकस निकालना हो उसको हम क्या मानेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहां पे हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माने। फिर हम बताए थे कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको लोकस निकालना होगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। यहां पे गौर करें, इस z से रिलेटेड ये कंडीशन दिया हुआ है, यहां पे इस z से रिलेटेड ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है तो हम इसमें अप्लाई करते हैं, इस कंडीशन को यूज करते हैं। z है, z के जगह पे हम क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई रखें, फिर माइनस 5i,
डिवाइड बाई जेड, जेड के जगह पे हम क्या रखे x प्लस आई वाई प्लस 5i इज इक्वल टू 1। यहां पे गौर करें, ये रियल पार्ट है, यहां पे देखिए ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x, यहां से i कॉमन दिए तो ये y माइनस 5 हो गया। फिर नीचे आपके पास क्या आएगा, x, यहां से i कॉमन दिए तो ये y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आएगा। अब मॉड है यहां पे, तो मॉड के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, मॉड के प्रॉपर्टी में हम ये देख चुके हैं कि Z1 बाई Z2 अगर है तो इसको हम Z1 मॉड बाई Z2 मॉड कह सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 5। नीचे आपके पास क्या बनेगा, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू 1। ये मॉड है, मॉड के बारे में आपको पता है, मॉड x प्लस आई वाई, मॉड x प्लस आई वाई आपका किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां पे रियल पार्ट का काम कौन कर रहा है, x, इमेजिनरी पार्ट का काम कौन कर रहा है, y माइनस 5। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं, आपके पास यहां पे बनेगा क्या, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या बनेगा, रूट अंडर x का स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे रूट है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। यहां पे रूट है, रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये x स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गौर करें, मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उस साइड चला गया तो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर आया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको हम चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस 10y, इधर वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 10y। यहां पे देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल, 25y, सॉरी यहां पे 25 होगा, यहां भी 25 होगा, ये 25 कैंसिल। यहां पे देख सकते हैं माइनस 10y है, यहां पे 10y है, माइनस 10y को उस साइड लेके चले जाए तो ये 20y इज इक्वल टू 0 बन गया, तो ये y इज इक्वल टू क्या बन गया, 0, तो y इज इक्वल टू 0। अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो y इक्वल टू 0 जो होता है वो एक x एक्सिस होता है, मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट मूव कर रहा है वो किस पे मूव कर रहा है, x एक्सिस पे मूव कर रहा है। और x एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे जो पाथ का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो पाथ का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा पाथ का फॉर्मेशन हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का। तो लोकस में यही फंडा, लोकस में आपको याद रखना, जिसका भी लोकस पूछेगा, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछेगा, अब सीधा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेंगे, कुछ नहीं सोचना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो कंडीशन दिया हुआ कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास x और y के बीच एक रिलेशन आ गया। एक और क्वेश्चन है, ध्यान दें, यहां पे कह रहा फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, जहां पे z माइनस आई डिवाइड बाई z प्लस आई, z माइनस आई डिवाइड बाई z प्लस आई जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, इस प्योरली इमेजिनरी। ध्यान दें, यहां पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का लोकस निकालना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि z माइनस आई डिवाइड बाई z प्लस आई जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। आपको पता है प्योरली इमेजिनरी का मतलब, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है रियल पार्ट 0, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है रियल पार्ट 0। तो इसका हम z के यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई, हम इसको लेके बढ़ते हैं, तो z माइनस आई z प्लस आई, z के यहाँ पे हम क्या रखें, x प्लस आई वाई माइनस आई, यहाँ पे z के जगह पे x प्लस आई वाई प्लस आई, फिर रियल पार्ट x है, इन दोनों से हम i कॉमन दिए तो ये y माइनस 1, यहाँ रियल पार्ट x है, इन दोनों से हम i कॉमन दिए तो y प्लस 1। अब आप गौर करें, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है,
डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। आपको हम बता चुके हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये x माइनस आई वाई प्लस 1 बना, ये x माइनस आई वाई प्लस 1 बना। रैशनलाइजेशन का तरीका जानते हैं, यहाँ पे i का साइन प्लस है तो क्या कर दिया माइनस। अब हम मल्टीप्लाई करें तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस आई टाइम्स ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई प्लस 1, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये i टाइम्स x वाई माइनस 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, ये तो माइनस बना, i इंटू आई आपके पास क्या बनेगा आई स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस 1 है और यहाँ पे y प्लस 1 है तो ये y स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अब देख सकते हैं y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 आपका क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस 1। नीचे आप ध्यान दें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये x स्क्वायर आएगा माइनस i का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये i स्क्वायर तो माइनस बन जाएगा। अब हमको रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग रखना है। गौर कीजिए ये i स्क्वायर तो माइनस 1 बनेगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो आपको रियल पार्ट एक ये दिख रहा होगा और रियल पार्ट आपको ये भी है, देख सकते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, ये माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा प्लस, तो यहां से भी आई तो आपका गायब ही हो जाएगा। तो रियल पार्ट में आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, यहां पे भी आप देखें आई है, यहां पे भी आप देखें आई है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के कैटेगरी में जाएगा। तो हम यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, यहाँ पे प्योर इमेजिनरी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें तो ये आपका क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर है और ये माइनस, आई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है माइनस माइनस प्लस। इन दोनों से हम आई एक्स, देखिए यहाँ पे आई एक्स दोनों के पास है तो आई एक्स हम कॉमन ले लिए, तो आई एक्स कॉमन प्लस आई एक्स कॉमन दिए, तो पहले इसको लिखते हैं वाई माइनस 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 1 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए वाई और वाई कैंसिल, हालांकि इतना करने का जरूरत हमको नहीं है। अब यहाँ पे आप खुद देखिए, ये तो कह रहा प्योरी इमेजिनरी, जब प्योरी इमेजिनरी कह रहा है मतलब रियल पार्ट क्या होना चाहिए 0। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप देखें तो आपको रियल पार्ट क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई, इसको अलग कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहां से वाई और वाई कैंसिल माइनस 2, तो माइनस 2 आई एक्स, यहां माइनस दे देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका गौर करे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहां पे कह रहा है कि प्योरी इमेजिनरी है, तो प्योरी इमेजिनरी से रियल पार्ट क्या होना चाहिए 0, तो रियल पार्ट यहां पे कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कंप्लीट आपका क्या बन जाएगा 0। तो इस कंप्लीट को हम 0 के बराबर करते हैं, तो अगर हम इस कंप्लीट को 0 के बराबर कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इस साइड चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास देखिए एक्स और वाई के रूप में एक इक्वेशन आया। ये जो इक्वेशन है ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। अभी आप बस यहीं पे इक्वेशन लाके छोड़ देंगे। कर्व हम कैसे बता दिए सर्किल, ये आप भी बता देंगे जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। तो लोकस में इसी टाइप का सवाल आपको मिलेगा, याद रखें। लोकस में जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे लोकस पूछा जाता है, आप सीधा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेंगे। जो कंडीशन दिया हुआ है आप वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने के बाद एक्स वाई के बीच एक इक्वेशन खुद पे खुद बनेगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका लोकस से रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम इसमें आर्गुमेंट और कॉन्जुगेट का कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर दें कि ये सारा टॉपिक आपका फिनिश हो जाए। जैसे सबसे पहले हम कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट के बारे में आपको आइडिया है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो आपका z कॉन्जुगेट क्या बनता है, x माइनस आई वाई। तो यहां पे पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, कि z पे अगर 2 बार कॉन्जुगेट है इवन टाइम्स, z पे अगर इवन टाइम्स कॉन्जुगेट है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये z के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं z आपका x प्लस आई वाई है, z का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई हुआ। अगर हम इस पे फिर से कॉन्जुगेट ले रहे तो देखिए 2 बार कॉन्जुगेट हो गया, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस आई वाई के बराबर। तो z पे अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप इवन टाइम्स कॉन्जुगेट लेते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप इवन टाइम्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे 3 बार ऑड टाइम्स, ये ऑड टाइम्स है ना, 3 बार अगर ऑड टाइम्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो z कॉन्जुगेट के बराबर होगा। इवन टाइम्स लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो z ही हो जाएगा। ऑड टाइम्स लेंगे तो वो z कॉन्जुगेट हो जाएगा। इवन टाइम्स लेंगे तो वो z ही रह जाएगा, और अगर ऑड टाइम्स लेंगे तो वो z का कॉन्जुगेट बन जाएगा। वो z का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आपके पास z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है कहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट क्या है, बराबर। जैसे आप देखते चले तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। z आपके पास x प्लस आई वाई है, z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई है, हम इन दोनों को बराबर कर दिए। तो अगर बराबर करते हैं तो गौर करें, z की जगह पे हम x प्लस आई वाई रखें, z कॉन्जुगेट के यहाँ पे x माइनस आई वाई रखेंगे। अब आप देखें यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, आई वाई को खींच के इधर ले आए तो 2iy इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो y अगर 0 आ गया, हम यहाँ पे y की जगह पे 0 रखे तो z मेरे पास क्या आ गया, x। आप खुद देखिए यहाँ पे खाली रियल पार्ट है, यहाँ पे अगर केवल रियल पार्ट है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होगा, प्योर रियल। अगर आपका z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा 0 होगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, यहां देख सकते हैं, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट लिए, z आपका x प्लस आई वाई, z कॉन्जुगेट आपका x माइनस आई वाई हुआ। यहां से आप खुद देखिए x और x कैंसिल हो गया, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 2iy इक्वल टू 0, तो y आपका 0 हो गया, y 0, यहां y 0 रखे तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, x। तो ये था आपका तीसरा प्रॉपर्टी कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। दिस इंप्लाइज दैट z इज प्योरली रियल। याद रखें, z इज प्योरली रियल। प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर हम देखें यहां पे, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर इफ z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, ध्यान दे, z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, तो इस केस में z जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट क्या होगा, 0। रियल पार्ट 0 होगा, मतलब x क्या होगा, 0। अब देखें, z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, z आपके पास क्या है, x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई माइनस टाइम z कॉन्जुगेट आपका क्या है, x माइनस आई वाई, तो x माइनस आई वाई हुआ। तो ये x प्लस आई वाई, ये माइनस x प्लस आई वाई, यहां से आई वाई और आई वाई कैंसिल, x को उठा के इधर ले आए तो 2x इक्वल टू 0। तो आप गौर करें, x क्या आ गया, 0 आया। x अगर 0 आया, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट को। तो अगर x आपका 0 आ गया मतलब ये प्योरली, मतलब इसका रियल पार्ट गायब हो गया। रियल पार्ट गायब हो गया तो बचेगा कौन, z इज इक्वल टू आई वाई केवल बच जाएगा, और z इज इक्वल टू आई वाई आपका केवल क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये था आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये सब आसान है कि z1 प्लस z2 दोनों पे कॉन्जुगेट, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन पे कॉन्जुगेट है, तो ये आपका होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट बढ़ जाएगा। सेम चीज आपका माइनस के लिए भी होगा, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, तो ये आपका बनेगा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। अगर प्लस में रहे या माइनस में, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेपरेट। नंबर 7, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, इस वक्त मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो भी वही होगा, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। नंबर 8, z1 बाई z2 का होल कॉन्जुगेट,
यहां पे गौर करें Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट है, तो Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट है तो भी वही होगा Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट इसमें हमेशा बट जाएगा, कॉन्जुगेट इसमें हमेशा क्या होगा, बटेगा, याद रखें। अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 9, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का भी काम हो और डिवीजन का भी काम हो, जैसे फॉर एग्जांपल Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z3 का कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z3 का कॉन्जुगेट, तो ये Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये था आपका कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से देखेंगे। अब बचता है आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज। ध्यान दें, इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब डी मॉइवर्स थ्योरम पढ़ चुके हैं लास्ट डे। डी मॉइवर्स थ्योरम में पढ़े थे, याद होगा कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का आर्गुमेंट ऐड हो जाता है। दोनों का आर्गुमेंट क्या होता है, ऐड। तो कुछ ऐसा ही है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये आपका बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब बोलेंगे सर ये कैसे होता है, जरा सोचें। लास्ट क्लास में आपको हम यूलर फॉर्म बताए थे। मान लेते हैं Z1 है आपके पास x1 प्लस i/y1, इसको हम यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका R1 e का पावर i थीटा 1 हुआ Z1। उसी तरह से हम Z2 मान देते हैं x2 प्लस i/y2 है, तो यहाँ पे Z2 यूलर फॉर्म में आपका क्या बनेगा, R2 e का पावर i थीटा 2। यहाँ पे गौर कीजिए, R1 अलग है, R2 अलग होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड के बारे में हमको अभी आइडिया नहीं है। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, आर्गुमेंट। तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, आर्गुमेंट है। किसका आर्गुमेंट है, Z का आर्गुमेंट है। थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, आपका एंगल है। एंगल मतलब आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछा कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है, तो आपका आंसर आएगा थीटा 1। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछा कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है, तो आपका आंसर आएगा थीटा 2। क्यों, क्योंकि Z1 में दो चीज छिपा है, एक मैग्नीट्यूड दैट इज मॉडुलस ऑफ Z और एक आर्गुमेंट। तो इसमें आर्गुमेंट कौन है, थीटा 1 है ना, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा 1 हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 थीटा 2 हो गया। यहाँ पे देखिए Z1 इंटू Z2 है, तो Z1 इंटू Z2 हम मल्टीप्लाई करते हैं Z1 Z2 को, तो ये देखिए क्या बनेगा, R1 e का पावर i थीटा 1। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, R2 e का पावर i थीटा 2। फिर आपके पास R1 इंटू R2 आ गया, बेस सेम तो पावर ऐड होगा, e का पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब आप यहाँ पे खुद देखें, Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन, भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट यहां पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, इसका आर्गुमेंट यहां पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, तो हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, जहां पे थीटा 1 क्या आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 क्या आपका आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो ये आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो गया। तो ये था आपका पहला प्रॉपर्टी। एकदम आराम से बढ़ेंगे हर जगह। यहां पे Z1 हम ले लिए x1 प्लस i/y1, यहां पे Z2 हम ले लिए x2 प्लस i/y2। हम इसको यूलर फॉर्म में चेंज किए, Z1 आ गया R1 e का पावर i थीटा 1, Z2 आ गया R2 e का पावर i थीटा 2। यहां पे थीटा 1 आपका आर्गुमेंट है Z1 का, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा 1 आया। यहां पे थीटा 2 है आर्गुमेंट Z2 का, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या आ गया, थीटा 2। अब यहां पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना, मतलब यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर R1 e का पावर i थीटा 1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर R2 e का पावर i थीटा 2 है, हम दोनों को मल्टीप्लाई किए। यहां पे आप देख सकते हैं बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड, तो ये R1 इंटू R2 e का पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसका आर्गुमेंट अगर कोई पूछा तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 को हम क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1, और थीटा 2 को हम क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये था आपका एक प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें आप लोगों ने पहला प्रॉपर्टी देखा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आपका क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब हम देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2, ये होगा आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तरीका सेम है, याद रखें। जब कभी भी आर्गुमेंट से डील करना हो, कोई एक चीज याद रखना है कि जैसे Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये तो आपका कार्टेशियन फॉर्म था, तो Z इज इक्वल टू R
ई का पावर आई थीटा, ये आपका क्या कौन सा फॉर्म होता है? यूलर फॉर्म। तो इसमें आपका दो चीज छिपा हुआ है, एक आर है और एक थीटा है। तो थीटा जो है वो हमेशा एंगल को दिखाएगा जो आई के साथ है। तो एंगल ही आपका आर्गुमेंट होता, तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका क्या हो जाएगा? थीटा। यहां पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 R1 e का पावर आई थीटा 1 लिए, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 R2 e का पावर आई थीटा 2 लिए। तो आप खुद देखें यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 आपका क्या आ जाएगा? थीटा 1। यहाँ पे आपके पास आर्गुमेंट ऑफ Z2 आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा 2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा 1 आया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 थीटा 2 आया। यहाँ पे हमको Z1 बाई Z2 निकालना है। Z1 बाई Z2 मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा? Z1 बाई Z2। यहां पे हम Z1 के प्लेस पे R1 e का पावर आई थीटा 1 लिखे, Z2 के प्लेस पे R2 e का पावर आई थीटा 2। ये आपका क्या बनेगा? R1 बाई R2, ये ऊपर चला गया तो e का पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2 बना। तो ये आपका किसके बराबर आया? Z1 बाई Z2 के बराबर आया। तो यहां से हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 अगर निकाले तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 आपका क्या बनेगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 आपका क्या बनेगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। जहां पे थीटा 1 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 जो बनेगा वो आपका बनेगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n। आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n। तो आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n बनता है n आर्गुमेंट ऑफ Z। ये भी वैसे ही बनेगा जैसे अभी हम दोनों को देखे हैं। यहां पे Z गौर करें R e का पावर आई थीटा हुआ, तो आप खुद देखें Z का पावर n क्या बनेगा? R e का पावर n थीटा बना। अब अगर हम यहां पे पूछे कि आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n क्या होगा, तो I के साथ आप देख सकते हैं n थीटा है, तो यहां पे n थीटा आया। थीटा आपका किसके बराबर है? आर्गुमेंट ऑफ Z। यहां पे आप खुद देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z जो है वो क्या है? थीटा। तो इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या रखेंगे? n आर्गुमेंट ऑफ Z, जो कि आप देख सकते हैं आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z का कॉन्जुगेट। आर्गुमेंट ऑफ Z का कॉन्जुगेट ये आपका बनेगा माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। ये भी सेम तरीके से इसको खुद से करें आप, अगर दिक्कत होता तो पूछ सकते मेरे से। नंबर 5, अगर आपका आर्गुमेंट ऑफ Z 0 है, अगर आपका आर्गुमेंट ऑफ Z 0 है तो उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z आपका 0 है तो उस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपका प्योरली रियल होगा। अगर आप सोचे ये कैसे होगा प्योरली रियल, तो आप खुद देखिए Z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो यहां पे tan इनवर्स, मतलब यहां पे आपका थीटा क्या बनता है? tan इनवर्स y बाई x बनेगा। एक प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का जो कि आप लोग अभी नहीं पढ़े, उसको याद रखें। तो थीटा अगर आपका tan इनवर्स y बाई x है तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। अब आप खुद देखें ये थीटा अगर 0 है, ये थीटा ही आपका क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z। यहां पे थीटा को हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट ऑफ Z। तो आर्गुमेंट ऑफ Z का 0 होना मतलब थीटा का 0 होना, और अगर थीटा 0 हो गया तो tan 0 बनेगा। तो tan 0 इज इक्वल टू y बाई एक्स। tan 0 आपका क्या बनता है? 0। तो यहां पे आप खुद देखिए y इक्वल टू 0 आ गया। तो y इक्वल टू 0 आ गया मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योरली रियल। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। उसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टी है कि इफ द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन्फिनिटी,
अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, तो उस केस में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं π/2, सॉरी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी बनेगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या बनेगा? प्योरली इमेजिनरी। तो ये 6 प्रॉपर्टी है। इस 6 प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद रखें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछेंगे। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किए। एक लोकस के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज़, और दूसरा हम तीसरा डिस्कस किए आपसे कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज़। तो ये सबको आप अच्छे से पढ़ें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।